गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर बलिया से प्रगति कोचिंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरे काफ़ी दोस्तों का यह आग्रह रहा कि सर ऑनलाइन वीडियो बनाई जाए। हम लोग काफ़ी समय से ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों को कुछ ऑनलाइन वीडियो दिया जाए। कई दोस्तों का यह प्रश्न रहा कि नहीं सर जी, मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक या जनक कौन है। कुछ लोग प्लेटो का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग सुकरात का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग विलियम वुंट और कुछ लोग विलियम जेम्स। तो दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस संशय को दूर कर सकूं, ताकि आने वाले आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, उत्तराखंड टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती में यदि आप प्रतिभाग करें तो आप अच्छे से अच्छा अंक ला सकें। तो आइए हम लोग मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर कुछ चर्चा करते हैं। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो हम देखते हैं साइकोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले। तो साइकोलॉजी जो शब्द है यह यूनानी शब्द है, या आप कह सकते हैं कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी देगा तब भी सही है, ग्रीक देगा तब भी सही है। और यह दो शब्दों, एक शब्द है साइक और एक शब्द है लोगस। साइक का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। स्टडी ऑफ द सोल, स्टडी ऑफ द सोल यानी आत्मा का अध्ययन। अब यहाँ पर बात आती है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। समस्या यह है वास्तविक इसका संस्थापक या जनक कौन है। तो आप जानते हैं कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। यह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था, और दर्शन शास्त्र आप जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, दर्शन और शास्त्र। दर्शन का शाब्दिक अर्थ लगाया जाता था आत्मा या परमात्मा से, और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक। दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा या परमात्मा। तो जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान बाहर निकला तो उस समय यह स्वतंत्र रूप से उससे अलग नहीं हो सका। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी लक्षण कुछ न कुछ हम लोगों के ऊपर रहती है, और एक कहावत भी है कि बापे पुत पिता पर थोड़ा, अब बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसे यदि कोई पहलवान है और उनके लड़के हैं तो थोड़ा बहुत पहलवानी वाला गुण उनके अंदर आता है। आप लोग समझ ही रहे हैं कि हम किनको कह रहे हैं, और आप लोगों के क्लास में तो ऐसे बहुत लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो देखें कि दर्शन शास्त्र से यह अलग तो हो गया, किंतु यहाँ पर इसका विषय वस्तु जो था आत्मा था, जो बाद में यहाँ पर भी आत्मा रहा। तब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है, तो दिमाग में रखेंगे कि यह पहला क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में कब बना। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में
बाहर आया, किंतु उस समय इसकी कोई प्रयोगशाला नहीं थी, इस कारण से यह आधुनिक नहीं माना जाता है। तो आप यह याद रखिएगा कि इसके अध्ययन क्षेत्र को यहाँ तक सीमित नहीं रखा गया, इसको 4 युगों में विभाजित किया गया। हम उन 4 युगों को क्रम से देखते हैं। अब देखते हैं इसके आगे मनोविज्ञान के जो विकास का युग है उसके लिए 4 युग, मनोविज्ञान के विकास को 4 युगों में बांटा गया। अब इसमें पहला युग जो है इसको क्रम से देखते हैं, आप क्रम देख लें, उसके बाद युग या समय देख लें। प्रत्येक युग के प्रमुख विचारक कौन कौन से थे और उनका विचार क्या था, ये 4 बिंदु हम देखते हैं। क्रम में देखा जाए तो शुरू में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना गया। युग देखा जाए तो इसे हम लोग प्राचीन युग या ग्रीक युग के नाम से जानते हैं। यह 16वीं शताब्दी, इस युग का प्रारंभ 16वीं शताब्दी से माना जाता है और 16वीं शताब्दी के अंत तक यह चलता है। इसके प्रमुख जो विचारक थे वे थे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डेकार्टे आदि थे। विचार देखा जाए तो इनकी परिभाषाएं अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। परिभाषाओं को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि केवल प्रत्येक युग के कौन कौन से प्रमुख विचारक थे, उन विचारकों का नाम यदि आपको याद रहता है तो हम उनकी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। जैसे एक प्लेटो की परिभाषा, प्लेटो के अनुसार एक परिभाषा याद कर लेंगे आप लोग। जैसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो वह प्लेटो की परिभाषा थी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तब प्लेटो ने कहा। एक परिभाषा यह क्लियर हो गई। आत्मा के बाद अब आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप न होने के कारण मनोविज्ञान काफी समय तक आत्मा का स्वरूप नहीं धारण कर सका और 16वीं शताब्दी के अंत तक इस आत्मा के ज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। और इस युग के प्रमुख जो मनोविद थे वे थे पंपोनाजी। यह जो युग बना यह बना मध्य युग। मध्य युग 16वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 19वीं शताब्दी तक मध्य युग माना जाता है। इसके प्रमुख जो मनोविद थे वे थे पंपोनाजी। पंपोनाजी और पंपोनाजी की एक परिभाषा थी मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यहाँ पर कुछ लोग मन को मस्तिष्क भी बोलते हैं कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। किंतु यदि मस्तिष्क शब्द प्रयोग किया गया होता तो आपके मस्तिष्क का एक निश्चित स्वरूप होता है और इसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है कि मस्तिष्क में आपके क्या क्या है।
लेकिन मन में क्या चल रहा है इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी कारण से यहाँ पर एक मनोविद थे वीएन झा, और वीएन झा द्वारा बताया गया कि मन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है जिसके कारण उसे प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता, और यह मनोविज्ञान मन के स्वरूप को त्याग दिया और मन के स्वरूप को छोड़ने के बाद इसे चेतना का स्वरूप स्वीकार किया गया। किंतु यह कब आया, तो यह दिमाग में रखेंगे कि आधुनिक काल में। आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है, और यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप में स्वीकार किया गया। इस युग के प्रमुख मनोविद थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स ली, वाइवस आदि। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बनने का रीजन यह है कि 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे विलियम वुंट, जो लीपजिग शहर में स्थित है, तो उनके द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिसके कारण उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यह दिमाग में रखेंगे कि लीपजिग शहर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। अब इस कारण से आधुनिक समय में, आधुनिक या पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक समय में जनक कौन है, या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब विलियम वुंट को माना जाता है। रीजन क्या है कि उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। लेकिन यही केवल क्वेश्चन कर दे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित, मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो वो है प्लेटो। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान का जनक, तो तब आप बताएंगे प्लेटो। यहाँ पर समस्या यह रही कि सेम इसी समय दूसरे तरफ विलियम जेम्स अपनी एक अलग प्रयोगशाला स्थापित की, जिसमें अध्ययन बिंदु चेतना के कार्यों को रखा गया, चेतना के कार्यों को। यहाँ पर विलियम वुंट के द्वारा क्या रखा गया था, तो विलियम वुंट के द्वारा केवल चेतना को रखा गया था, किंतु विलियम जेम्स के द्वारा क्या रखा गया, चेतना के कार्यों को रखा गया। और विलियम जेम्स द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी यहाँ पर, जिसका प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, विलियम जेम्स ने एक यहाँ पर पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एक पुस्तक लिखी जो काफी चर्चित थी। और इस पुस्तक के कारण, और चेतना का तो कोई निश्चित स्वरूप है नहीं, लेकिन चेतना के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका एक निश्चित स्वरूप है, जिसके कारण से यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जब भी आपसे पूछेगा तो वह विलियम जेम्स को बताना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि आपसे पूछे कि आधुनिक
मनोविज्ञान का जनक, तो आप बताएंगे विलियम जेम्स। अब कंफर्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि विलियम वुंट है, उसका बस एक ही रीजन है कि विलियम वुंट द्वारा प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो लोग सोचते हैं कि यह स्वतंत्र विषय के रूप में विलियम वुंट के द्वारा आया, जिसके कारण विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किंतु ऐसा नहीं करेंगे आप। मनोविज्ञान का जनक कहेगा तो सीधे आप बताएंगे कि वे प्लेटो है, और यदि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो वह आप बताएंगे विलियम जेम्स है। हाँ, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट जो थे मनोविज्ञान को चेतना, संवेदना का विषय माना। अब यहां पर बात आती है कि चेतना क्या है, संवेदना क्या है, व्यवहार क्या है। ये दिमाग में रखेंगे आप, तब विलियम वुंट के द्वारा चेतना या संवेदना का विषय वस्तु माना गया। और विलियम वुंट जो थे संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था यूपी टेट का कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि संरचनावाद का जनक पूछेगा तब विलियम वुंट। अंतर्दर्शन, मनोविज्ञान के अध्ययन की एक विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन विधि का, यदि अंतर्दर्शन विधि का जनक पूछा जाता है आपसे, तो दिमाग में रखेंगे कि विलियम वुंट है। संरचनावाद का जनक पूछेगा तब भी विलियम वुंट है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि चेतना क्या है, संवेदना क्या है, व्यवहार क्या है। तो चेतना याद रखेंगे मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप। चेतना कहलाती है। मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप चेतना है। संवेदना क्या है, तो संवेदना दिमाग में रखेंगे कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान क्या है, संवेदना है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संवेदना कहलाता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संवेदना है। और यहीं पर विलियम वुंट के बाद जो विलियम जेम्स द्वारा प्रयोग किया गया और उन्होंने बताया कि चेतना के कार्यों को अध्ययन बिंदु माना जाना चाहिए, तो इसी चेतना से एक शब्द निकला व्यवहार। और यह व्यवहार क्या होता है, यह काफी चर्चित शब्द है। चेतना, संवेदना, व्यवहार, ये क्या है, तो एकदम 100% दिमाग में रखेंगे कि चेतना है मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप। मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप चेतना है। संवेदना क्या है, तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संवेदना है। और व्यवहार क्या है, तो जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप है, उसका बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। अर्थात मानसिक स्थिति का बाह्य प्रकटीकरण व्यवहार कहलाता है। इन तीनों शब्दों को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी आप लोगों के हाथ पर यदि आग रख दिया जाए, बर्फ रख दिया जाए, तो आपकी त्वचा एक क्या है, एक इंद्रिय है। और इस इंद्रिय के माध्यम से आपके मस्तिष्क को सूचना जाती है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि यह विषय वस्तु ठंडी है या गर्म। तो वह क्या है, संवेदना है। अब जब हमारी इंद्रियां काम नहीं करती है,
तो लोग कहते हैं कि वो कोमा में चले गए हैं। उसका रीजन क्या है कि जब इंद्री काम नहीं करेगी तो इंद्रियों के माध्यम से सूचना हमारे मस्तिष्क को नहीं जाती है और हमें किसी विषय वस्तु का आभास नहीं होता है। तो यह संवेदना कहलाती है। चेतना क्या है? तो हम मन में सोच रहे हैं, शायद सपोज डेट मान लीजिए श्यामू सर सोच रहे हैं, मन में ये सोच रहे हैं कि नहीं संतोष का हम अहित करेंगे, संतोष सर का पेन चुरा लेंगे। मान लीजिए इनकी विशेषता तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोगों को क्या बताना है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन विशेषता आप लोग जान रहे हैं। तो अब करेंगे क्या? अब मन में जब तक ये सोच रहे थे वह इनकी क्या थी? चेतना। लेकिन जब ये चुरा लिए तो वही क्या है? इनका व्यवहार। तो हम लोग जो मन में सोच रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि सदैव आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही करते हैं। और जब हम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है या बुरा है। तो यह दिमाग में रखें कि सदैव आप पॉजिटिव सोचें, निगेटिव बातों को दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर तो बात अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपसे पूछेगा कि विश्व में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड। कहाँ पर? तो जर्मनी शहर में। किस विद्यालय से संबंधित थे? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय से। किस सन में था? 1879 में। किंतु हम लोग तो जर्मनी से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोग इसमें अमेरिकन बैठे हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश बच्चे भारत से बिलोंग करते हैं। तो यदि भारत में ही हमको पेपर देना है तो आपसे पूछ दे कि मनोविज्ञान की भारत में पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित हुई, तो तब तो यह समस्या बन जाएगी। तो आते हैं हम लोग इसे देखते हैं। तो यह दिमाग में रखेंगे कि 1916 में कोलकाता, अभी यह यूपी टेट का क्वेश्चन रह चुका है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो अब वहां पर फंस जाएंगे आप। सब लोग रट लिए हैं विलियम वुंड, विलियम वुंड, विलियम वुंड, वो दिमाग से निकाल दें। 1916 में कोलकाता शहर में हमारे भारत के एक मनोविद थे जिनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त। अब इसे 60, यह पूरा नाम है, लेकिन यूपी टेट में जो क्वेश्चन आया था वो 60 नेम दे दिया था। तो इन्हीं को 60 में हम लोग बोलते हैं डॉक्टर एन सेन गुप्त। ये यूपी टेट का क्वेश्चन रहा कि भारत में किसने स्थापित की। तो ये दिमाग में रखेंगे कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त। और इसमें भी भारत में भी अब देखें तो हम लोग तो यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में टेट और सुपर टेट दोनों लागू है। और यदि आपसे पूछ दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसने स्थापित की, तो तब क्या करेंगे? तब तो और समस्या हो जाएगी। तो वह भी दिमाग में रखेंगे कि 1947 में इस समय जो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रयागराज। तो प्रयागराज का नाम वर्तमान में रखा गया है इलाहाबाद का नाम चेंज करके। तो इलाहाबाद किसने स्थापित की? तब क्या बताएंगे? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा स्थापित की गई थी। ये दिमाग में रखेंगे हम लोग कि आचार्य नरेंद्र देव जो समिति थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग जो चौथा युग है उसके बारे में देखेंगे। और चौथा युग जो है व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। युग देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं समकालीन युग। कुछ जगहों पर यह देखा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी, तो सेम वही बात है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यह प्रारंभ होता है। तो आप सीधे इसे कह सकते हैं कि यह 20वीं शताब्दी
को समकालीन युग के नाम से जाना जाता है। जैसे आप नाम सुने हैं क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने बताया था कि 20वीं शताब्दी को बाला की शताब्दी कहते हैं। इसका रीजन यही है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खोजें हुई, बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान पर ध्यान दिया गया, जिस कारण से क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बाला की शताब्दी की संज्ञा दिया। इसके प्रमुख मनोविद देखा जाए तो वाटसन, विलियम मैकडूगल, स्किनर, थॉर्नडाइक आदि हैं। विचारक देखा जाए तो कुछ इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि यदि यह व्यवहारवाद का युग था तब व्यवहारवाद शब्द किसने दिया। तो पहला यह क्वेश्चन आता है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तब आपका क्वेश्चन का जवाब होगा विलियम मैकडूगल, अर्थात विलियम मैकडूगल के द्वारा व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। और विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैकडूगल के द्वारा व्यवहारवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और इनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और यहाँ पर एक शब्द नया बनता है कि व्यवहारवाद का जनक। तब व्यवहारवाद का जनक यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो तब क्या बताएंगे? जेपी वाटसन। याद रखेंगे 1913 ईस्वी में जेपी वाटसन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है, जेपी वाटसन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, जेपी वाटसन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था व्यवहारवाद। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपसे पूछता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है तब बताएंगे विलियम वुंड, व्यवहारवाद का जनक पूछता है तो जेपी वाटसन बताएंगे। और यह पूछेगा कि व्यवहारवाद शब्द किसने दिया था तो तब बताएंगे विलियम मैकडूगल। अब इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे कि विलियम आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी। और व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म जो पुस्तक थी वह किसकी थी? तो वह जेपी वाटसन की थी। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे कल। जय हिंद, जय भारत।